तो हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम पढ़ रहे थे, बीपीटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या था? थेल्स थ्योरम, सही है, क्योंकि मैथमेटिशियन का नाम था थेल्स, तो इसके नाम पर भी पढ़ी है थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि अगर आपने किसी भी एक ट्राइंगल में, किसी एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन बनाई, किसी भी एक साइड की क्या बनाई? पैरेलल लाइन बनाई है, तो वो बाकी दोनों साइडों को बराबर रेशियोज में बांटेगा। तो अगर आपने, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई करके ऐसे एक लाइन बनाई है और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और अगर आपने एक्स वाई पैरेलल बनाई है किसके? बी सी के, तो ए एक्स अपॉन में एक्स बी या बी एक्स इक्वल होगा ए वाई अपॉन में सी वाई या वाई सी। ये है कि अगर पैरेलल होगी लाइन तो रेशियो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, सही है। तो उन दोनों के जो आजू बाजू वाली साइड है उनके रेशियोज कैसे होंगे? इक्वल। अब यार रेशियोज इक्वल है, वैल्यूज इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हम इस बात से ये कह सकते हैं कि ए एक्स और ए वाई इक्वल है? आंसर है ऐसा आप नहीं कह सकते। मैंने कहा इनके रेशियोज इक्वल है। जैसे मान लीजिए ये टोटल जो है लेट इट बी 5 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, और ये जो टोटल है ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो रेशियो कितना है? 3/2। और यहां जो मामला है वो है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए क्या ये 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इक्वल है? आंसर है नहीं। पर हाँ इनके रेशियोज 3/2, और दूसरे वाले का रेशियो 6/4, जिसको काट के तो रेशियोज इक्वल। भाई वो तो आप फेर बदल कर दो तो आपकी चॉइस। मान लीजिए आप इस ए वाई को एक्स बी की जगह भेज दें, तो अब आपका रेशियो कैसा हो जाएगा? ए एक्स अपॉन में ए वाई इक्वल हो जाएगा बी एक्स अपॉन सी वाई। वो तो आप रेशियोज में खेल रहे हैं फिर, वो तो अलाउड था, मैंने आपको सिखाया था रेशियोज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। रेशियोज को क्रॉस स्वैपिंग कर सकते हो आप, उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से एक्सचेंज किया जा सकता है, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करके लिखा जा सकता है, रेसिप्रोकल्स किया जा सकता है, और ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करा के लिख सकते हैं? माइनस करा के लिख सकते हैं। ये प्लस नीचे वाले में भी हो सकता है, और माइनस लिख उससे पहले उसका रेसिप्रोकल फिर +1। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। जब कभी भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले रेशियोज के खेल को पढ़ो, क्या क्या कर सकते हो, उसमें माहिर हो गए, फिर आपको पढ़ने इसके कंसेप्ट्स, और बस फिर चैप्टर में कुछ नहीं, बस रेशियोज का खेल है। और रेशियोज में बच्चों का हाथ तंग है तो ये चैप्टर ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट बनता ही चला जाता है, ठीक है। पहले रेशियो के फंडे को क्लियर कर लीजिए, फिर अपनी थ्योरम्स क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिमिलर पढ़ा था। सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप वाला, साइज वाला नहीं, से शेप वाला, इसकी बनावट सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल 2-2 सेंटीमीटर वाले भी हो सकते हैं, 5-5 वाले भी हो सकते हैं, 10-10 वाले भी हो सकते हैं, तो उनकी बनावट सेम है, आकार में वेरिएशन हो सकता है। दो सर्कल डिफरेंट रेडियस के सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? आंसर है सिमिलर होंगे, उनकी बनावट सेम है, सर्कल शेप ही आती है, तो छोटा बड़ा उस हिसाब से रेडियस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अच्छा तो आइए बीपीटी थ्योरम हमने लगभग मतलब देहाती शब्दों में तो समझ ही ली। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। आइए एक बार एनसीईआरटी की स्टेटमेंट देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। प्लीज 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 यहाँ ध्यान दीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट है उसकी, कि अगर आप एक लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन बनाते हैं, तो बना दी भाई पैरेलल लाइन इसके,
टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इस वाली लाइन का मतलब समझेंगे। आपने एक पैरेलल लाइन तो बनाई है, लेकिन उसका काम क्या है? एक तो वो पैरेलल है थर्ड वाली साइड के, एक और काम भी है, वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। किनको? जो दो अदर साइड्स है ना, उनको। कहां पर? दो अलग अलग पॉइंटों पर। अब ऐसा क्यों कह रहा है वो अलग अलग पॉइंट? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। ये बात इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है? वो सीधा कहता एक लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो और बाकी की दो साइड हैं वो बराबर रेशियो में बटेंगी। पर देखो, अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल बनाया आप, युवराज यहां ध्यान दो, और अब इसके पैरेलल लाइन अगर मैं यहां से बना दूं तो ये थ्योरम यहां फेल है। भाई देखो, मैंने तो पैरेलल ही बनाई है लाइन, लेकिन ये दो साइडों को एक ही पॉइंट पे काट रही है, अलग अलग पॉइंटों पे नहीं काट रही है। तो यहां बीपीटी थ्योरम नहीं लग सकती आपकी। ये करने के लिए इस लाइन को जानबूझकर अंदर आना पड़ेगा, और ये दोनों लाइनें जो बाकी की बची हुई हैं ये अलग अलग पॉइंटों पर ही कटनी चाहिए, एक पॉइंट पर नहीं। समझ में आया? आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, then वो same ratio में बटेगा। मतलब AD अपॉन में DB या BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के। सही है? बोलो भाई, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो अगर कभी भी आप एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, तो बाकी दोनों साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काट रहा है, तो वो बराबर रेशो में, जो बाकी की दो साइडें हैं वो बराबर रेशो में भी बटेंगी। ये आपकी थ्योरम कहती है। ठीक है, कि अगर आपने एक ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाई है, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आपने लाइन बनाई है जो बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है, भाई ये पैरेलल लाइन बाकी की दो साइडों को, बाकी की जो बच गई अदर देन टू साइड्स, intersect the other two side in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। तो ये बाकी की जो दो साइडें हैं ये बराबर रेशियो में बटेंगी। ये आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको शुरू करें इससे पहले एक हल्की सी एक नॉलेज और ले लेते हैं। भाई एक ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए आपके पास, हाइट क्या होती है ये बताओ पहले आप। परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर। ट्राइंगल में सेंटर कहाँ होता है? वर्टेक्स। कोने से अपोजिट साइड जो है उस पे अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसे हाइट कहते हैं। अगर कोई हाइट पूछता है तो आप ये बताएंगे इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हो गया 90 डिग्री का डिस्टेंस है, 90 डिग्री वाला डिस्टेंस है। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, भाई डिस्टेंस है तो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच का तो होगा, बिटवीन द वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड। ये हाइट क्या होता है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का? एक वर्टेक्स और उसकी उल्टी वाली साइड के बीच में। अब जैसे मान लीजिए यार यहाँ वर्टेक्स है और इसकी उल्टी वाली साइड ये है, तो भाई इनके बीच में भी क्या बनेगा? एक परपेंडिकुलर बन सकता है। सही है ना? तो इसकी हाइट कहलाएगी। अब ऐसे ही ये भी एक वर्टेक्स है और मैं देखो, जैसे आप लोगों को वैसे ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो 9th क्लास में, बट चलो दोबारा समझा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं ये बताओ पहले मुझे, और साइडें कितनी होती हैं? तीन। बेस कितनी होती है? गलत, तीन ही बेस होती है। साइड
बेस क्या होता है? साइड्स होती। नॉर्मली 9th क्लास तक बच्चा ये समझता है कि जहां ट्राइंगल टिका हुआ है वो बेस है। ठीक है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को, कोई बात नहीं, अगर आप इस ट्राइंगल को, अब इसको स्टूल दे देना है, शेयर दे दो, शेयर दे दो, देख लेना लग ना जाए निशान किसी को, ले ले रहा देख के बैठ जाओ। थोड़ा सा आगे होके बैठो, बस ठीक। खुश, ध्यान रखना। तो जैसे आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कितने वर्टेक्स हैं इसके? 3 है। थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बारे में और क्लैरिटी लीजिए। भाई 3 वर्टेक्स हैं, 3 ही साइड होती हैं, और हर साइड को प्रॉपर हक है बेस बनने का। 3 ही एंगल होते हैं, तभी इसको ट्राई एंगल भी बोलते हैं। ठीक है ना। ट्राईलेटरल भी बोल सकते हैं, 3 साइड वाला क्लोज फिगर। लेटरल मतलब क्या होता है? साइड। साइड। क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला क्लोज फिगर। ट्राईलेटरल भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है। ट्राई एंगल बोलते हैं फिलहाल के लिए। हाँ जी, तो ये आपके पास ABC ट्राइंगल हो गया, और इस ABC ट्राइंगल में बेसिकली कितनी साइडें होती हैं? 3 साइड है, और हर साइड बेस है। हर साइड अपनी क्या है? बेस है। तो एक ट्राइंगल में बेसिकली कितनी बेस होगी? 3 बेस होगी। ठीक है। अच्छा जी, एंगल बेसिकली इट इज अ डिग्री मेजरमेंट बिटवीन 2 लाइंस। डिग्री मेजरमेंट को एंगल कहते हैं। 2 लाइनें जब कट करती हैं आपस में, तो उनके बीच में जो डिग्री मेजरमेंट होता है ना, उसको एंगल कहते हैं। हाइपोटेन्यूज बेस क्या जी? हाइपोटेन्यूज बेस वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। तो उसमें बेस भाई देखो, बेसिकली जब थीटा डिस्कस नहीं हुआ आपका, जब तक थीटा डिस्कस नहीं था, जब 9th के लेवल तक अगर मैं बात करूं, तब तक तो आप तीनों साइडों में से किसी को भी बेस बोल सकते। लेकिन जब आपका थीटा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाते हैं, तो उस मूवमेंट पे आप उसे बेस नहीं बोलते। ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करें, क्योंकि मैं आपको चैप्टर 6 पहले पढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ता। तो हालांकि मैंने उल्टा पढ़ा दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा दिया, फिर मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस चीज पे कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई थीटा तो आपने तो बताया था भैया बेस नहीं बन सकते। चलो, तो ये ट्रायंगल है आपके पास, और इसमें 3 साइड है, और इन तीनों साइडों में से हर एक साइड को हक है कि वो बेस बन सकते। अच्छा जी, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हाइट क्या होता है। गर्भित हाइट क्या होता है? वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। थोड़ा सिंपल हिंदी में समझा करो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच का? एक वर्टेक्स और उसकी उल्टी साइड के बीच। तो अब जैसे मान लो मैं A पॉइंट ले रहा हूं, तो इसकी उल्टी साइड कौन है? BC। तो इस पॉइंट और इस साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला जो डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा? हाइट। तो इसका मतलब अगर ये बेस है, बेस फर्स्ट बोल देता हूं मैं इसको, तो इसकी अपनी खुद की क्या है? हाइट है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1। सही है। हाइट 1 ही बोल रहा हूँ, ये मेरी पहली बेस है ना, तो इसकी अपनी खुद की हाइट। और अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और अगर आप इसको बेस ले रहे हो, तो यही हाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी हाइट है। ऐसा नहीं बेस तो आप इसको ले लो, हाइट कहीं और से ले लो, ना ना ये नहीं चलेगा। हर बेस की अपनी क्या होती है? हाइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला काम करता है। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर ये बेस है, सेकंड बेस, तो बी से जाएगी हाइट। हाँ जी, और बी से आप बनाएंगे AC। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बनाएगी अपनी? 90। सही है। तो ये जो
बी डी नहीं, बी ई नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं। तो इस केस में जो बी ई बना है, ये भी क्या है, हाइट हाइट है। हाइट है कि नहीं है भाई सुखजीत, सही है ना। अच्छा, ये कौन सी हाइट है भाई, कौन सी बेस की हाइट है ये एसी बेस की हाइट है। तो अब बेस एसी जो है वो हमारा सेकंड बेस का काम कर रहा है। और इस साइड से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं इस साइड से, एसी बेस तो मेरा फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस हाफ इनटू बेस हाइट टू और इनटू में हाइट। आया समझ में आई ये बात। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। हाफ इंटू बेस फर्स्ट और हाइट फर्स्ट, उसकी अपनी खुद की हाइट है। ऐसे ही हाफ इंटू बेस टू इनटू हाइट टू। क्या जी, इसका एरिया 3 बात करेंगे इस पर, थोड़ा सा मैं सारे लिख लेता हूँ, उसके बाद आप ही बताइएगा कमेंट करके। ठीक है भाई। अब मान लीजिए जैसे ये आपके पास सी पॉइंट है, अब इसका भी अपना खुद का होगा। ये मेरी बेस बनेगी बेस थर्ड, और यहां से अगर आप सीधा सीधा बनाओ तो ये बनाएगा अपना हाइट 3। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया इक्वल्स टू बेस थर्ड और इनटू का हाइट। ठीक है। मैंने तीनों बेसों से एरिया लिखा हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये तीनों में बेस और हाइट हर बार बदल रही है, सही है भाई। मान लीजिए अगर जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, लेट इट बी, ये आपके पास 6 है और ये 4 है, ठीक है, और ये आपके पास 3 है। तो अगर मैं इसकी हाइट बनाऊं तो इसकी हाइट आपके पास 2 होगी। इसके लिए बनाऊं तो इसकी हाइट आपके पास 3 होगी। और अगर हाँ इससे बनाऊं, 5 हुई। नहीं कोई बात नहीं, उसके उसके बारे में बात कर लेंगे। और ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली जो रहेगी आपके पास, ये 4 रहेगी। अब आप लोग एरिया निकाल के देखो, हाफ इंटू 2 इंटू 6, काट पीट के कर रहे हैं बात। यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब इस तरफ से निकालिए 6 सेंटीमीटर हाफ इंटू 4 इंटू 2, नहीं 2 नहीं था, 3 था। 3 था। 6 और इस साइड से निकाल रहे हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और काट पीट के कितना 6 और यहाँ पे भी 6। इसी से क्या चीज सीखने को मिली, एरिया सेम आएगा। अच्छा एरिया क्यों सेम आएगा भाई, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है ना भाई। जैसे आपके पास खेत है, आप इस मैंड से नापो, पल्ली वाली से नापो या इधर वाली से नापो, क्या मतलब एरिया बदल जाएगा फिर भाई। एरिया तो वही है ना। गर्वित क्या कर रहे हो, मैंड मतलब बाउंड्री, बाउंड्री हो गया, मैंड मतलब हो गया बाउंड्री। अरे बस ठीक है ठीक है। अब जैसे मान लो इसी कमरे का एरिया है, अब मान लीजिए अगर मैं इस दरवाजे से एंटर करता हूँ, मैं उस दरवाजे से एंटर करता हूँ और चाहे उस दरवाजे से एंटर करूँ, भाई आ तो आप इसी एरिया में रहे हो ना, तो एरिया आपका यही रहेगा। तो आप किसी भी साइड से एरिया निकालें, एरिया आपके पास सेम ही आएगा। जो सीखने की बात है वो ये है कि जितनी बड़ी बेस होगी उतनी छोटी हाइट होगी, क्योंकि बैलेंस रखना है उसको। बड़ी बेस का बड़ा हाइट अगर आ गया तो भाई उनका प्रोडक्ट भी बहुत ही बड़ा होगा। फिर अगर आप हाइट को, मतलब अगर आप चीजों को वेरी करोगे, अब देखो जैसे मान लो यहां मैंने 4 रखा था बेस, तो हाइट देखिए मेरी कितनी थी इस केस में, 2 थी। 2 नहीं 3 थी, 3 थी। और देखो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो हो सकती है 3 4 भाई, देखो मान लीजिए छोटा है आपके पास ये मामला ट्रायंगल, और ये इस तरीके से है, यहाँ बेस छोटी है, हाइट देखो खूब बड़ी है। ठीक है, अगर आप ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे तो बेस देखिए खूब बड़ी है और हाइट कैसी है, छोटी है। तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते।
बेस हाइट का वेरिएशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट आपको जो सीखना है वो ये है कि अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, जो मतलब 100% ट्रू है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं उसका लिए। पहला ट्रू यहाँ पर ये है कि तीन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, तीन साइडें होती हैं और तीन ही क्या होती हैं, बेस होती है। तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन ही क्या होती हैं, बेस होती हैं। और हर बेस की अपनी हाइट होती है। सारी हाइटें बराबर नहीं होती, हो भी सकती है और शायद नहीं भी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी बेसिस बराबर होती हैं, तो हाइट भी ऐसी होती है, सारी सारी बराबर ही। लेकिन जहां आपकी बड़ी हाइट होगी, बड़ा बेस होगा, उसकी हाइट उतनी ही छोटी आएगी। ये आप गौर रखिए इस बात, ठीक है। अच्छा जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो अब मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है, जहां सारी की सारी हाइटें मिलती हैं, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। जहां तीनों परपेंडिकुलर्स, जहां तीनों हाइट्स मिलती हैं, उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं, वो सेंट्रोइड कहलाता है। मीडियंस दो मिल गए और एक ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप बना के देख लीजिए बेशक से। भाई कमाल की बात है, इस चीज पे भी गौर करने की बात है। मीडियंस क्या होते हैं, मीडियन होते हैं, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। भाई हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का, वर्टेक्स और अपोजिट साइड, राइट, बिटवीन पॉइंट एंड। और मीडियन क्या होता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट। ये आपका वर्टेक्स क्या हो गया, चिट लेके बैठे हैं? मेरे को डाउट लग रहा है इसको, बहुत इसी कुछ भी नहीं लिख रहा है। उसको उधर पहुंचाओ, बोलो उधर ही जाके पेपर दो मैडम के पास बैठ के। मैडम ये केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है इसने नीचे, इसको उधर ही बैठा लो, मुझे इस पर डाउट है पूरा पूरा। नहीं नहीं, उसके पास कुछ है, हाँ मतलब वो चिट है उसके पास, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा उसको आप अपने, यार प्लीज यार आप लोग को आप अपने पास बिठा के, मैडम वो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ इस पर निगरानी रखने के लिए, वो लिखेगा भी नहीं लास्ट तक। अच्छा, आप एक काम करो, आप रिया को भेज दो यहाँ, रिया यू कम हियर। चलो यहाँ ध्यान दो भाई, प्लीज यहाँ ध्यान दो। और वो चेयर को यहाँ ले लीजिए, चेयर खुश, आप अपनी चेयर दे दो, वहां से चेयर ले लो। रिया आप अपनी चेयर यहाँ रख दो, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, गेट लगा लो। चलिए इधर ध्यान दो भाई, ए बी सी है आपके पास, यहाँ पे ये डी है, प्लीज गौर करिए इधर, ए बी सी और यहाँ पे बीच में डी है, ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, बिल्कुल, ये आपका डिस्टेंस है। भाई देखो चीजें सीखने वाली हैं, सीखिए इन पे, बहुत बहुत बच्चों के पास आंसर नहीं होते इनके, किसे पूछ लो मीडियन क्या होता है, पता नहीं कैसी लाइन सी बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, या इट इज अ लाइन सेगमेंट बोल दो, इट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, और आप इसको तो बना भी सकते हो भाई, परपेंडिकुलर का तो चलो मैं फिर भी मानता हूँ, परपेंडिकुलर में शायद हल्का हाथ हो सकता है, वैसे कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर्स भी बनते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, पर मीडियन तो बना सकते, मिड पॉइंट तो बनाए, मान लो ये 9 की लाइन है, 4.5 पे बना लो, मिड पॉइंट बन गया। मान लो ये 6 की लाइन है, 3 पे बना लो, और मान लीजिए ये 7 की लाइन है, 3.5 पे बना लो। अब इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको ज्वाइन कर दो, और इससे इसको ज्वाइन कर दो, तो ये पक्का एक पॉइंट पे जरूर मिलेंगे, और वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रॉइड। तो मीडियन का जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन ऑफ
क्या चीज? हाइट हाइट का क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज देखिए, तो सेंट्रोइड है और आपके पास और तो हैं? जूते? अरे बताओ भाई कहाँ? ठीक है, तो जहां पर भी तीन परपेंडिकुलर्स मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपके पास क्या? ऑर्थो सेंटर। जहां तीन मीडियंस मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंटर। ओके, क्लियर है? आइए इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अच्छा भाई, पुनीत ने एक बात बड़ी छेड़ी थी यहाँ पर कि भैया वो तो परपेंडिकुलर सा बन ही नहीं रहा। बात सही थी उसकी। मान लीजिए मैंने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाया। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है भाई? भैया ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर पॉइंट से उल्टी साइड पर क्या बनती है? हाइट बनती है। भाई हर पॉइंट से अपोजिट साइड के बीच में क्या बनता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? हाइट। भाई मैं इस पॉइंट से इस बेस के ऊपर बनाऊं तो बात बिल्कुल सही है, ऐसे सीधी सीधी बनेगी, हाइट बन गई, बहुत राजी हुए हम। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस बेस पे बनाऊं तो हाइट तो बनानी तो है, फिर कैसे करें? नहीं, आप इसको इमेजिनरी एक्सटेंड पे मानोगे कि आपने इसको एक्सटेंड किया है और आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा गिरा दो। हाइट ट्राइंगल से बाहर आएगी, बिल्कुल सही बात है। यही चीज तो सीखनी है कि क्या हर ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर होती है? आंसर है नहीं। जो ऑब्ट्यूज वाले हैं उनकी बाहर भी होती है। नहीं नहीं, ट्राइंगल से बाहर बनता है ऑर्थो सेंटर उसका। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल से बाहर बनता है। आप बना के देखिएगा ना, सेंट्रोइड अंदर रहता है, इसलिए ऑर्थो सेंटर अलग है और कुछ अलग। यहां तक कि मैं आपको यही बता देता हूं, आपको क्या लगता है राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होना चाहिए? ना पॉइंट पे होता है, इस वाले पॉइंट जहां 90 बनता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट का बीसी के ऊपर 90 क्या है? यही तो है। और इस वाले पॉइंट का ए बी पे 90 क्या है? यही है। और बी का ए सी पे 90 ये है। अब ये तीनों, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कहां मिल रहे हैं? बी पर, तो बी पर। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज का मान लीजिए बाहर बना दिया, इसका इस पे बनेगा तो इस लाइन को एक्सटेंड करो, यहां बनेगा भी। और ये वाला तो जा ही रहा है। अब आप खुद गौर करिए, आप थोड़ा सा अगर आप समझते हैं इस बात को तो यहाँ बाहर बनेंगे। ऑर्थोडॉक्स नहीं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थोडॉक्स तो अलग चीज होती है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्थो सेंटर। तो क्या चीज सीखने को मिली? एक्यूट एक्यूट ट्रायंगलों का, एक्यूट एंगल ट्रायंगलों का तो ऑर्थो सेंटर अंदर बनता है, ऑब्ट्यूज का बाहर बनता है। और राइट एंगल का जहां वो 90 डिग्री हो रहा है ना, वहां बनता है। मैडम अब ये बताया ना मैंने, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर आप लोगे 90 से ज्यादा वाला एक एंगल तो उसका बाहर बनता, इस केस में बाहर बनता। ठीक है, एक चीज तो आपने ये सीखी। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि अगर मान लीजिए कभी हमने ऐसा ट्रायंगल लिया और अगर नहीं बन रहा है मामला, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का, ऐसा मान लीजिए जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और अगर मैं सी से ए बी पर 90 बनाना चाहता हूं तो अगर अंदर बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से बनेगा नहीं 90। बन रहा है क्या 90? नहीं बन रहा। फिर कैसे बनना चाहिए? आप इस ए बी को एक्सटेंड कर दीजिए और सी से सीधा सीधा क्या गिरा दीजिए? 90। यहां बनेगा आपका। हाइट ये मानेंगे और बेस सिर्फ इतना मानेंगे, एक्सटेंड वाली बेस नहीं मानेंगे। अगर वो एक्सटेंड वाली मान ली तो आपका ट्राइंगल ही चेंज हो गया, बड़ा ट्राइंगल हो गया, एरिया बदल जाएगा। बकवास नहीं है, ये समझने की बात है। थोड़ा सा इमेजिन करिए चीजों को। बाबू ट्राइंगल वेरिएशन नहीं हो गया? फिर आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल है, मुझे एरिया इस ट्राइंगल का निकालना है।
आप ही की बात को बड़ा रखते हैं, मुझे एरिया इस ट्रायंगल का निकालना है। यहाँ पर ए है, बाबू प्लीज यहाँ ध्यान दें, अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं ना तो आपको बीपीटी याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बीपीटी इसी पर डिपेंड है। आपको अगर ये कंसेप्ट ही नहीं आता आपको बीपीटी नहीं आएगी। उसमें अगर अल्फाबेट्स अगर मैंने बदल दिया तो तुम खो जाओगे उसमें फिर, इसलिए सिखा रहा हूं। मुझे भी पता है इट्स आपके लिए हो सकता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट अगर आप में से अगर कोई एक बच्चा भी लॉजिकल है तो उसके लिए ठीक है, मैं वेस्ट कर दूंगा इस टाइम। भाई मान लीजिए यहां पर है पॉइंट आपके पास, ए के पास, आपने ये बीई, मैंने बोला चलो एक्सटेंड कर दो। बत्रा जी ध्यान दीजिए, आप ही के लिए सिखा रहा हूं। आपने एक्सटेंड कर दिया, मैंने लाइन गिरा दी इसके ऊपर, तो 90 तो चलो ठीक है, आप वाली बात बिल्कुल सही हुई। मान लीजिए मैंने इसको डी नाम दे दिया। अब अगर मैंने हाइट एडी मान ली तो आप बताइए बेस क्या मानना चाहिए, डीसी मानना चाहिए या बीसी मानना चाहिए? भाई देखो, आप अगर बेस को डीसी रख दोगे तो आप मुझे बताइए अब आपने बेस क्या मानी है, ये पूरी हाइट मानी है ये, तो आपने जो एरिया निकालोगे वो ये पूरे ट्रायंगल का नहीं हो जाएगा क्या? क्या मैंने पूरे ट्रायंगल का पूछा था क्या? भाई मैंने तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिया था स्टार्टिंग में, ये वाला बस। हाइट बेशक ना आ रही हो, हाइट बेशक ना आ रही हो, लेकिन ये इसी की एक्चुअल हाइट है, और बेस ये वाली यूज करके आप इसी का एरिया निकाल दोगे। यही तो है सीखने की चीज। अगर आपने ये पूरी बेस ले ली तो फिर आपने तो ये राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दिया। राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी पूछा था मैंने, मैं तो ऑब्ट्यूज वाला दिया था इतनी बेस के साथ। समझा? हाइट बेशक बार बने, मैं अलाउ कर रहा हूं उसको, लेकिन बेस का वही मामला चलेगा, बेस पूरी नहीं लेनी है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी बोलो। हाइट के कुछ फॉर्मूला क्या होगा? क्या हाइट ट्राइंगल में अगर हाइट नहीं है, मैं देखो अगर ट्राइंगल में हाइट नहीं है तो वो आपको तीनों साइडें दे देगा फिर, और फिर वो हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो लगा दो। अलाउड लगाएंगे एक क्वेश्चन, हीरोन्स फॉर्मूला जो पढ़ा था। प्लीज याद ध्यान दो। चलिए, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर आपने एक लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दिया है तो ये बाकी के रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा बोला गया। अब आइए गिवन लिख लेते हैं पहले तो। गिवन क्या लिखना चाहिए इसमें? भाई लाइन पैरेलल है तो साइडें बराबर है, तो लाइनें पैरेलल करो ना फिर, तो गिवन में लिखेंगे हम उसको कि डी ई पैरेलल है किसके, बीसी। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है? आपको साइड के रेशियोज इक्वल कराना है, अपॉन बीडी या फिर डीबी इक्वल्स टू ईसी या अब भाई यहां पर आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है वो सुनो भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, आप एडीई का एरिया निकालेंगे। एडीई ट्राइंगल जो ऊपर है, इस ट्राइंगल का क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऑब्वियसली बात है हाइट बनानी पड़ेगी पहले। अब हाइट बनानी पड़ेगी तो अब हाइट भैया बनाए कहां से? हाइट आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे, एक तो बनाएंगे डी से, एक बनाएंगे ई से। ए से नहीं बनाएंगे आप हाइट, आप एडीई ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वो भी 2 बार। मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट बता देता हूं, आएगा सेम या अलग अलग? सेम आएगा, क्योंकि ट्राइंगल वही है, लेकिन 2 बार निकलेगा एरिया। तो ऑब्वियसली बात है अगर मतलब 2 बार निकालना है डी से, मतलब एक बार डी से हाइट बनेगी और एक बार ई से हाइट बनेगी। तो एक बार अगर मैं डी से हाइट बनाऊं, एनसीईआरटी में इसको क्या नाम दिया है, एम, एम दिया।
और इस और ई से बनाएंगे तो यहाँ एन दिया गया ना। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी को कंप्लीटली फॉलो करिए। बना सकते हैं लेकिन बनाना नहीं है, इट्स अ प्रूफ, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रूफ। ठीक है, अब आपने क्या किया है सुन लीजिए, आपने दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं, एक डीएम नाम का ऑल्टीट्यूड बनाया है, किसके ऊपर बनाया है, एसी पे, एसी पे। पूरा ही बोल दीजिए, ए ही मत बोलिए, वो थोड़ा सा है, एसी पूरी लाइन है, पूरी लाइन बोल दीजिए भैया, ए ही नहीं बोल सकते यार आप, फिर भी एसी बोलिए, पूरी लाइन को फिक्स कर दो। और एक ऑल्टीट्यूड आपने और बनाया है, कौन सा, ई एन, किसके ऊपर बनाया है, ए बी पूरे पे। मतलब आपने दो ऑल्टीट्यूड बनाए हैं, एक तो डी से बनाया है और एक बनाया है ई से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो लिखूंगा वो लिखूंगा ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, ए बी के ऊपर। एडी ऊपर बनाया। अरे यार एडी थोड़ी सी साइड है, ये ए बी पूरी लाइन है, मैं पूरी लाइन को बोल रहा हूं, आप भी पूरी लाइन ही बोलेंगे। ठीक है, और एक और है आपके पास ड्रॉ, बताओ भाई, परपेंडिकुलर। फिर आपने दो काम और करे हैं, आपने डी से सी को ज्वाइन किया है और ई से बी, और बी से ई को ज्वाइन किया। ये प्रूफ का पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्राइंगल्स बनेंगे, चिंता मत करिए, आप फिलहाल के लिए इन पे गौर करो। तो आपने यहाँ पे ज्वाइन लिखना है, ज्वाइन डी टू सी एंड ठीक है, इसके बाद आपका प्रूफ स्टार्ट होगा। तो यहां तक अपने गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन आपको लिख के रेडी रखना है, ऐसा ट्रायंगल बना के रखना है। कल स्टेटमेंट्स में आपसे पूछूंगा, ये सब आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए ऑलरेडी। हाँ जी बिल्कुल, अगर 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 4 नंबर का है तो आपको 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल।